हाय गाइस, इन टुडेस क्लास विल प्रोसीड विद आवर सैंपल पेपर सीरीज। और आज हम सैंपल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो कोड रहेगा आपका दैट इज SP1। आज हम सैंपल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो कोड रहेगा आपका दैट इज 0101। ये सैंपल पेपर सीरीज का फर्स्ट पेपर है। ये जो सैंपल पेपर सीरीज है ये जो है आपके जो अपकमिंग आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स और जो फाइनल एग्जाम्स हैं उनको लेके मैं डिजाइन कर रहा हूँ। इसमें जो भी मैं सैंपल पेपर आपको कराऊंगा ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स और जो आपके फाइनल एग्जाम्स है दोनों में ही आपको हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे कवर होंगे। बिकॉज जो भी आपके लेटेस्ट सैंपल पेपर है CBSE की तरफ से जो इशू किए गए हैं वो सारे मैं सीरीज में कंसिडर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन ए से। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन ए इज मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other only if। अब आपको क्या कहा जा रहा है, मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other। मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other if and only if। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि A इनवर्स जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A inverse is equal to B and B inverse is equal to A। A inverse is equal to B and B inverse is equal to A। A and B inverse of each other। A inverse किसके इक्वल है, B के। B inverse किसके इक्वल है, ये इसका मतलब हुआ। Now can I say that we know that A into A inverse किसके इक्वल होता है, I। Similarly we can say that B into B inverse ये किसके इक्वल होगा, ये भी आपका I के इक्वल होगा। ये भी आपका किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। नाउ A इनवर्स आपका B के इक्वल है। अब अगर मैं दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A, तो व्हाट वी विल हैव, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। A इंटू A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, राइट। A इंटू A इनवर्स इक्वल टू AB, और A इनवर्स किसके इक्वल आई, तो ये इसके इक्वल हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, I के इक्वल हो गया। अब यहां देखो BB इनवर्स I के इक्वल है। नाउ B इनवर्स किसके इक्वल है, A के। B इनवर्स किसके इक्वल है, A के। तो अगर मैं दोनों साइड इफ आई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय B, अगर मैं दोनों साइड B से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो व्हाट वी विल हैव, B इंटू B इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA। और BB इनवर्स किसके इक्वल है, I के इक्वल है। अब अगर आप दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन कंक्लूड, देखो AB भी I के इक्वल है और BA भी I के इक्वल है। वी कैन से दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन that A and B are inverse of each other if and only if AB is equal to BA and BA is equal to I। तो एज पर द क्वेश्चन ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, दैट इज cos 70 डिग्री sin 20 डिग्री sin 70 डिग्री cos 20 डिग्री। वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। देखो बहुत सिंपल है। अब डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करोगे, cos 70 इंटू cos 20, इट विल बी इक्वल टू cos 70 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस sin 70 इंटू sin 20, sin 70 degree into sin 20। Now what we will do here, using cos A cos B minus sin A sin B, और ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू cos A plus B, इट इज इक्वल टू cos A plus B, it is equal to cos A plus B। It means
which implies cos 70 degree cos 20 degree, that is cos A cos B minus sin 70 degree into sin 20 degree sin 20 degree। तो ये किसके इक्वल होगा आपका? इट विल बी इक्वल टू cos A is 70 degree plus B is 20 degree, so it will be equal to cos 90 degree, and cos 90 degree is equal to 0. So the right answer is option D. Right answer is option D. Is it clear? ठीक है। Next question is question number 3. Question is adjoint of K. क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एडजॉइंट ऑफ के की वैल्यू क्या होगी? एडजॉइंट ऑफ के ए विल बी इक्वल टू व्हाट? आपको ये कहा जा रहा है कि एडजॉइंट ऑफ के की वैल्यू क्या होगी? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप ऐसे लिखो, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसके इक्वल होता है। तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहां पर एडजॉइंट ऑफ के है, विच इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ के, विच इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ के। तो ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ के विल बी इक्वल टू के ए इनवर्स, नहीं जहां ए है वहां पर के ए हो गया, तो जहां ए है वहां पर के ए हो जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ के ए, डेटर्मिनेंट ऑफ के ए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू के इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इट विल बी इक्वल टू के इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और डेटर्मिनेंट ऑफ के को आप क्या लिख सकते हो? के रेज टू पावर एन, के रेज टू पावर एन इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज डेटर्मिनेंट ऑफ के जो होता है वो के रेज टू पावर एन इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब देखो, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर प्लस होगी, तो ये हो जाएगा के रेज टू पावर एन माइनस 1। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा? के रेज टू पावर एन माइनस 1। बाकी क्या रह गया? ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए बाय दिस इक्वेशन किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा के रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आपका ऑप्शन है ए, दिस इज द ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको एक फंक्शन दिया गया है, value of the function is fx is equal to 3x plus 4 tan x, 3x plus 4 tan x divided by x when x is not equal to 0, when x is not equal to 0। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है fx is equal to k, fx is equal to k when x is equal to 0, when x is equal to 0। अब आपको कहा जा रहा है ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, वी कैन से दैट देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट कौन से पॉइंट पर अप्लाई होगी? जहां पर नॉट इक्वल टू 0 है। fx शुड बी इक्वल टू f ऑफ 0, which implies limit x approaches to 0, which implies limit x approaches to 0। fx की वैल्यू क्या है? 3x plus 4 tan x divided by x equal to क्या हो जाएगा? f of 0। Can I write it as which implies limit x approaches to 0, 3x by x plus 4 tan x by x प्लस 4 यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x बाय x इक्वल टू f ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू जब x 0 के इक्वल होता है, फंक्शन की वैल्यू क्या है? जब x की जगह 0 करोगे
तो फंक्शन की वैल्यू क्या है k, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा k। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया आपका 3 प्लस 4। वी नो दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है 1, किसके इक्वल होता है 1। तो ये आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7। तो फाइनल आंसर होगा आपका k इक्वल टू 7। दैट इज ये जो आपका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे समझो, से दिस इज द क्यूब, this is the cube, so this one is the x axis, this one is the y axis, x axis, z axis, and this is y axis, this is y axis, right? Now say this is the point A, say this is the point A, this is the point B, this is the point C, this is the point D, this is the point E, this is the point F, and this is the point G, और ये हो गया origin. Let side of cube, लेट साइड ऑफ क्यूब बी ए। हमने क्यूब की साइड को क्या ले लिया, ए ले लिया, राइट। अब अगर साइड की क्यूब है तो देखो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, ए, इसका वाई भी 0 होगा और एक्स भी 0 होगा, बिकॉज ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। पॉइंट बी को देखो ये एक्स जेड प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ए एक्स, वाई है नहीं तो वाई 0 हो जाएगा और जेड ये हो जाएगा ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। पॉइंट सी जो है आपका वो जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए 0, 0, ए, ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। पॉइंट डी की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट डी जो है आपका वो वाई और जेड प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसका एक्स 0 होगा, वाई भी ए और जेड भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। पॉइंट ई जो है आपका वो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, a, 0। पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट एफ जो है आपका वो वाई एक्स प्लेन पर लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पर, तो इसका एक्स होगा ए, वाई होगा ए, लेकिन जेड क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पॉइंट जी जो है आपका ये पॉइंट जी जो तीनों ही प्लेन पर लाई करता है, पॉइंट जी जो है यहाँ पर ये तीनों ही प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0, अब देखो जो लाइन है वो डायगोनल्स के साथ एंगल बना रही है, तो यहां पे डायगोनल्स क्या होंगे, हेयर डायगोनल्स आर, एक डायगोनल हो गया आपका एडी, एक डायगोनल क्या हो जाएगा आपका बीई, ये हो गया बीई, ADBE, और एक डायगोनल क्या हो जाएगा CF, ये हो गया CF, और एक डायगोनल हो जाएगा OG, एक हो जाएगा OG। Now first of all what we will do, we will find the direction ratios of AD, A और D के डायरेक्शन रेशियोज। फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब देखो x2 माइनस x1, AD, तो ये इसका 0 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये क्या हो जाएगा माइनस ए। y2 माइनस y1, तो a माइनस 0 क्या हो जाएगा a, z2 माइनस z1, तो a माइनस 0 ये भी क्या हो जाएगा, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो से हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन,
तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AD क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AD क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ दिस, दैट इज माइनस ए, देखो माइनस ए का स्क्वायर करोगे ये होगा क्या, माइनस ए अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, ए अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू माइनस ए अपॉन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, a बाय रूट 3a स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा a बाय रूट 3a स्क्वायर। तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू माइनस a बाय रूट 3a, ये हो जाएगा a बाय रूट 3a, और ये भी हो जाएगा a बाय रूट 3a। अब देखो a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AD वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है -1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 एंड 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सिमिलरली ये तो आ गया AD के डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BE, अब इसी को देख के हम इसके भी बता सकते हैं। देखो BE, अगर आप BE को देखो तो 0 माइनस ए, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, माइनस ए माइनस 0 क्या होगा A, और 0 माइनस ए क्या होगा, माइनस ए। तो जो माइनस ए है, जहां माइनस ए था, जहां माइनस ए है वहां पर आ रहा है -1 बाय रूट 3, तो आप -1 बाय रूट 3 लिखोगे। फिर जहां ए है वहां डायरेक्शन को साइन क्या, 1 बाय रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 3। और जहां माइनस ए है फिर ये भी क्या हो जाएगा, -1 बाय रूट 3। तो बी के डायरेक्शन रेशियो निकाले हमने, 0 माइनस ए माइनस ए माइनस 0 ए, और 0 माइनस ए माइनस ए। इसके बेसिस पर हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन बता दिए, तो ये भी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CF, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ CF। तो जब आप CF के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करोगे, देखो CF, ये C है आपका और ये F है, तो a माइनस 0 क्या हो जाएगा, a माइनस 0 क्या हो जाएगा, a, और 0 माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए। अब जहां a है वहां तो हो जाएगा 1 बाय रूट 3, जहां a है वहां पर क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट 3, और जहां माइनस ए है ये हो जाएगा -1 बाय रूट 3। तो ये भी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OG, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OG। अब देखो OG, तो a माइनस 0 क्या होगा, a माइनस 0 क्या होगा, a, और a माइनस 0 क्या होगा, a। तीनों ये आ रहे हैं आपके, तो इसका मतलब सारे इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ लेट लाइन, जिसकी बात हो रही है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा, तो लेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद डायगनल्स AD, BE, CF एंड OG। अब ये जो लाइन है जो ये एंगल बना रही है इस डायगनल्स के साथ, हैविंग, मान लेते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन, हैविंग डायरेक्शन कोसाइन L, M एंड N। हमने ये मान लिया इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है, जो डायगनल्स के साथ ये एंगल बना रही है वो क्या है, L, M और N। तो डायगनल्स के डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड कर लिए और लाइन के हमने एज्यूम कर लिए L, M, N। नाउ वी नो दैट एंगल बिटवीन two lines is cos
इज कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये होता है, राइट। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यही 4 एंगल गिवन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है जी। अब आप देखो, अब कॉस थीटा इसके इक्वल होता है, तो अगर ये लाइन AD के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, L1। तो AD का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है -1/√3 और लाइन का है L, लाइन का क्या L, तो L1 L2 का मतलब क्या हो जाएगा, L इंटू -1/√3, L इंटू -1/√3 प्लस M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M इंटू 1/√3, ये हो जाएगा M इंटू 1/√3 प्लस N1 N2 का मतलब N इंटू 1/√3, N इंटू 1/√3, N इंटू 1/√3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। कॉस अल्फा, इसी तरह से ये जो लाइन है वो B के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है, बीटा। यहां पे मैं लिख भी देता हूं रिस्पेक्टिवली, OG के बाद क्या आएगा, रिस्पेक्टिवली आएगा, फिर कॉमा के बाद हैविंग, ठीक है। तो फिर आ जाएगा कॉस बीटा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस बीटा। तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, अगर आप कॉस बीटा को देखो तो कॉस बीटा हो जाएगा, अगेन L तो आपका एज इट इज रहेगा, अब B के साथ क्या होगा, -1/√3, तो ये हो जाएगा -1/√3 प्लस M इंटू क्या हो जाएगा, 1/√3, ये हो गया 1/√3 प्लस क्या हो जाएगा, N इंटू क्या हो जाएगा, -1/√3, N इंटू क्या हो जाएगा, -1/√3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर आप देखो, कॉस अल्फा हो गया, कॉस बीटा हो गया, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब जो लाइन है वो डायगोनल CF के साथ जो एंगल बना रही है वो है गामा। तो अब आप वैल्यू फाइंड करोगे कॉस गामा की, तो कॉस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3, M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू -1/√3, N इंटू -1/√3, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। और 4 जो एंगल बना रही है वो है डेल्टा, कॉस डेल्टा एंड कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा, L इंटू, ये डायगोनल OG के साथ है, L इंटू 1/√3, L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू क्या हो जाएगा, 1/√3, N इंटू 1/√3। तो 4 इक्वेशन बन गए। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बिकॉज हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा की। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 2 3 and 4 we get 1 2 3 and 4 we get। तो को लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू, देखो 1/√3 का स्क्वायर करोगे 1/3 आएगा, तो 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/3 क्या ले लेते हैं, कॉमन। अब ध्यान से देखो, यहां से क्या आएगा, -L प्लस M प्लस N, -L प्लस M प्लस N, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस L प्लस फ्रॉम हियर व्हाट वी विल हैव -L प्लस M, -L प्लस M प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -N का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, L प्लस M -N होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, L प्लस M प्लस N होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो
एल स्क्वायर, देखो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। तो देखो बेसिकली अगर आप देखो तो 4 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सभी से एल स्क्वायर आएगा तो 4 एल स्क्वायर, सभी से एम स्क्वायर आएगा 4 एम स्क्वायर, सभी से एन स्क्वायर आएगा तो 4 एन स्क्वायर, तो सभी से 4 कॉमन लेके ये ऐसा बन गया। प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब यहां तो हो जाएगा माइनस 2lm, तो ये हो जाएगा माइनस 2lm, प्लस 2bc तो 2mn, 2mn प्लस 2ca, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2nl, माइनस 2nl, ये हो गया क्लियर, ठीक है। इसी तरह से आगे आ जाओ, ये प्लस 2ab तो माइनस 2lm, तो ये हो जाएगा माइनस 2lm, प्लस 2bc तो माइनस 2mn, माइनस 2mn, प्लस 2ca, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2nl। इसी तरह से यहां आ जाओ, प्लस 2ab तो प्लस 2lm, प्लस 2lm, प्लस 2bc, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2mn, प्लस 2ca, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2nl, ये भी हो गया, प्लस 2ab प्लस 2lm, प्लस 2bc तो क्या हो जाएगा प्लस 2mn, प्लस 2ca तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2nl, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो रही है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस 2lm प्लस 2lm से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2mn माइनस 2mn से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2nl प्लस 2nl से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2lm माइनस 2lm से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 2mn माइनस 2mn से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 2nl इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैन आई से दैट इंप्लाइज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा will be equal to 1/3, will be equal to 1/3 within bracket 4 l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड इट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 4, वाई, बिकॉज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 4/3, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 4, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा की जो वैल्यू है आपकी वो क्या होगी 4/3, एंड दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is we have to find the solution of DE, that is differential equation, and given equation is x dy by dx equal to cot y. आपको कहा जा रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू हियर, वी विल सेपरेट द वेरिएबल, वी विल सेपरेट द वेरिएबल। तो अगर आप वेरिएबल सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy, y के साथ y आ जाएगा cot y, और ये हो जाएगा dx अपॉन में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, dx अपॉन में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/cot क्या हो जाएगा 10y, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा dx बाय x, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 10y dy इक्वल टू dx बाई एक्स, इक्वल टू dx बाई एक्स। तो इसको आप कैसे ले सकते हो, विच इम्प्लाइज dx बाई एक्स इक्वल टू 10y dy। अब dx बाई एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x, और 10y का इंटीग्रेशन क्या होता है sec y, 10y का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10y इज log sec y, और प्लस में क्या हो जाएगा log c, प्लस में क्या हो जाएगा log c। तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज log x log m प्लस log n क्या हो जाएगा log m इंटू n, तो ये हो जाएगा sec y इंटू सी। तो ये क्या फाइनली ये क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू,
विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू c इंटू sec y, c इंटू sec y, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू c, इसको मैं लिख सकता हूं c बाय cos y, तो कैन आई से दैट c इज इक्वल टू x cos y, and this is the required solution of this differential equation. तो right answer is option B, x cos y is equal to c. तो right answer is option B. Is it clear? ठीक है, this is the final answer of this question. Okay. Now next question is question number 7. If the constraints in the linear programming problems are changed. देखो जैसे कि linear programming में होता क्या है, जैसे कि आपको एक फंक्शन गिवन होता है z, से इसकी वैल्यू क्या है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। अब इसके साथ आपको कुछ कांस्टेंट गिवन होता है लाइक x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से गिवन होता है। आपको कहा जाता है, आपको या तो ये कहा जाता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, या आपको कहा जाता है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। और वो कैसे फाइंड करते हैं कि ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टेंट्स। इन कॉन्स्टेंट्स का यूज करके हम एक ग्राफ बनाते हैं, फिर ग्राफ से फिर हम कॉमन शेड्यूल्ड रीजन फाइंड करते हैं, उस शेड्यूल्ड एरिया के हम शेड्यूल्ड रीजन के हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। उन पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करके अगर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम जो भी पूछी जाती है वो हमें फाइंड करना होता है। अब आपको कहा जा रहा है कॉन्स्टेंट्स, ये जो वैल्यूज है ये अगर आपकी चेंज हो जाए, मीन्स एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो फिर क्या चेंजेस होंगे। फिर आपसे ये 4 ऑप्शन दी गई। जैसे पहला ऑप्शन क्या है कि चेंज इन कांस्टेंट इज इग्नोर्ड, द प्रॉब्लम इज टू बी रीवैल्यूटेड। यस, बी इज द राइट आंसर। कि भैया अगर आपने इसको ही चेंज कर दिया तो आपका ग्राफ ही चेंज हो जाएगा, ग्राफ चेंज हो जाएगा तो कॉर्नर पॉइंट चेंज हो जाएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम को आपको दोबारा रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, कि अगर हम कांस्टेंट चेंज कर देते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में तो हमें इस प्रॉब्लम को रीइवैल्यूएट करना होगा, सारी वैल्यू को आपको रीअसेस करना होगा। इज इट क्लियर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Now next question is question number 8. If vector A and vector B are two unit vector inclined at an angle theta such that magnitude of vector A plus vector B is less than 1, then ये आपको कुछ ऑप्शन दी गई है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल here vector A and vector B are two unit vectors. According to the question ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं। ये कहा जा रहा है inclined at an angle theta। अब ये दो यूनिट वेक्टर हैं जो थीटा पर इंक्लाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 cos थीटा बाय 2, 2 cos थीटा बाय 2। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन 1। इसका क्या मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज -1 इज लेस देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड इट इज लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ -1 और +1 दोनों वैल्यू पर इसकी वैल्यू जो जाएगी वो कैसे जाएगी कि ये जो है -1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा छोटा। अब ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो इसकी जगह मैं इसको पुट कर सकता हूँ which implies -1 is less than 2 cos theta by 2 less than 2 cos theta by 2 less than 1। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ। अब सब पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा -1/2 लेस देन cos थीटा बाय 2 और लेस देन क्या हो जाएगा 1/2, लेस देन क्या हो जाएगा 1/2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो -1/2 cos में किसकी वैल्यू होगी, cos 2π/3 की, और 1/2 किसकी वैल्यू होगी, cos π/3। देखो यहाँ भी cos, ये भी cos, ये भी cos। तो बेसिकली आप इसको कैसे लिखोगे 2π/3। अब देखो 2π/3 जो है वो π/3 से बड़ा होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2π/3 ग्रेटर देन थीटा बाय 2 एंड ग्रेटर देन π/3, इट विल बी π/3। अब आपको थीटा की टर्म्स में बताना क्या रिलेशन बनेगा। तो देखो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करो, विच इम्प्लाइज 4π/3 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन
2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब दैट इज 2 पाई बाय 3, थीटा इज ग्रेटर देन 2 पाई बाय 3 और लेस देन 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो वी नो दैट dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यों, बिकॉज ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू, इट इज इक्वल टू व्हाट, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, विच इंप्लाइज dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फिर ये किसके इक्वल होगा, लॉग x की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग x माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 प्लस c। तो अगर आप आंसर चेक करो तो log x माइनस 3 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस, ये आपका ऑप्शन डी है, दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x प्लस z 3z प्लस w इज इक्वल टू माइनस 1 0 5 13, माइनस 1 0 5 13, देन आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, डिफरेंट वैल्यूज आपको गिवन है। तो देखो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, माइनस 1, 2x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 0, 2x प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 एंड 3z प्लस w किसके इक्वल होगा, 13। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 ले लो, इसको 4, दोनों को सॉल्व करो, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो जब आप 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, देन 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 0। तो देखो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस x क्या हो जाएगा, माइनस x और ये हो जाएगा माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो x की वैल्यू आ गई 1, राइट। अब आपको जो ऑप्शंस गिवन है उसमें ऑप्शन z और w की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब Z3 आ रहा है, ऑप्शन चेक करो, Z3 कितनी ऑप्शंस पर आ रहा है, Z3 आपका सिर्फ ऑप्शन सी में आ रहा है, तो इसका मतलब जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। अदरवाइज आप W को भी फाइंड करना चाहते हो तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, पुट Z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस W इक्वल टू 13,
तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। तो Z आपका 3 आ रहा है और W ये आपका क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है 4 आ रहा है, राइट। तो Z 3 और W 4, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Is it clear? Now next question is question number 11. Question number 11 is the value of k4 with the function fx is equal to 1 minus cos 4x upon 8x square. देखो as per the question fx is continuous. According to the question fx is continuous. According to the question fx is continuous. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो because fx is continuous therefore we can say that limit x approaches to 0, limit x approaches to 0 f of x, limit x approaches to 0 f of x will be equal to f of 0, will be equal to f of 0। इतनी बात समझ में आ रही है? फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट x approaches to 0 f x किसके इक्वल होगा f of 0 के। अब f of x की वैल्यू क्या है 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर विच इम्प्लाइज लिमिट x approaches to 0 1 माइनस cos 4x, 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। और जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है k, जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है k, और हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो कैन आई से दैट इट कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 4x कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2x अपॉन में क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा k हो जाएगा, राइट। नाउ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये क्या बन गया आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब ये किसके इक्वल होता है? यहाँ आप आइडेंटिटी यूज करोगे। सी वी नो दैट cos 2 theta, we know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta, we know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta। अब अगर मैं इस माइनस 2 sin square theta को यहाँ शिफ्ट कर दूँ और इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 sin square theta इक्वल टू 1 माइनस cos 2 theta, क्या हो जाएगा 2 sin square theta इक्वल टू 1 माइनस cos 2 theta। तो देखो 1 माइनस cos 2 theta, 1 माइनस cos 2 theta किसके इक्वल होता है 2 sin square theta। इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 sin square theta, 2 sin square theta, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर और इक्वल टू में क्या हो जाएगा k, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ 2 1 2 2 4 8, इट कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x और 4x स्क्वायर को भी आप क्या लिख सकते हो 2x का स्क्वायर, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा k, इक्वल टू क्या हो जाएगा k। नाउ एज x अप्रोचेस टू 0 विच इम्प्लाइज अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी किसको अप्रोच करेगा 0 को। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0, क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हैं लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0, क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल टू k। Now we know that limit theta approaches to 0 sin theta by theta क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू k या 1 स्क्वायर इक्वल टू k, 1 स्क्वायर इक्वल टू k। ऐसा क्यों लिखा हमने? बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन सी, that is option C, that is option C। is it clear? Now next question is question number 12। question number 12 is if f dash x is equal to x plus 1 by x। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? as per question value of f dash x, value of f dash is x is equal to x plus 1 by x, x plus 1 by x, then fx is equal to, then fx is equal to, तो ये आपसे पूछा जा रहा है
कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, ये किसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस सी के। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1/x dx, एक्स प्लस 1/x dx, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस सी। यहां तक समझ में आ गया। तो अगर आप ऑप्शन देखो, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। So it will be equal to x square by 2 plus log x plus c, that is option C. Is it clear? So next question is question number 13. The scalar projection of the vector. Question number 13. Let say first vector is vector A. As per question, value of vector A is 3i cap minus j cap minus 2k cap on the vector। तो सेकंड वेक्टर को हम वेक्टर बी ले लेते हैं, i cap प्लस 2j cap माइनस 3k cap। तो एज पर क्वेश्चन हमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। नाउ projection of vector A on vector B, projection of vector A on vector B, ये क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B। प्रोजेक्शन किस पर फाइंड करना है, ऑन वेक्टर B, तो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। नाउ वेक्टर A, वैल्यू ऑफ वेक्टर A इज 3i cap माइनस j cap माइनस 2k cap डॉट वेक्टर बी i cap प्लस 2j cap माइनस 3k cap अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दैट इज i cap का कोफिशिएंट क्या है 1, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ i cap डॉट i cap क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, 2j कैप माइनस j कैप ये हो जाएगा माइनस 2, और माइनस 2k कैप माइनस 3k कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2, दैट इज 7/√14, 7/√14, 7/√14, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? So next question is question number 14. Given two independent events A and B such that PA is equal to 0.3. According to the question, value of PA is 0.3. Value of PB is 0.6. Value of PB is 0.6. And P not A, that is A dash intersection not B. ये आपको फाइंड करना है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखो एज पर क्वेश्चन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो क्या होगा, देयरफॉर P not A intersection not B will be equal to P not A into P of not B. Let it be question number 1. Now first of all we need to find these two values. How can we find these two values? See, value of PA is equal to 0.3, which implies value of P not A will be equal to what, 1 minus PA. 1 minus PA, as we know that PA plus P naught A is equal to 1, तो 1 minus PA, value of PA is 0.3, तो it will be equal to 1 minus 0.3, that is 0.7,
दैट इज 0.7। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ पी बी, value of PP is equal to 0.6, which implies value of P naught B, value of P naught B will be equal to 1 minus PB, will be equal to 1 minus PB, 1 minus value of PB is 0.6, so it will be equal to 0.4, it will be equal to 0.4, therefore equation 1, therefore equation 1 can be written as, therefore equation 1 can be written as P naught A इंटरसेक्शन नॉट बी इज इक्वल टू पी ऑफ नॉट ए। तो पी ऑफ नॉट ए की वैल्यू क्या आई है हमारी 0.7, पी ऑफ नॉट बी, पी ऑफ नॉट बी की वैल्यू क्या है 0.4, तो 7 4 28, तो कहने से दैट 0.28 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 0.28। अब 0.28 जो आपका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन इज द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एन LPP आर 0 4 सी गिवन कॉर्नर पॉइंट्स आर, गिवन कॉर्नर पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट इज 0,4, फर्स्ट पॉइंट इज 0,4, देन 0.6, 1.6 एंड 3,0। तब मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो हमें फंक्शन को क्या प्रूव करना है, मिनिमम, और फंक्शन क्या है z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉर्नर पॉइंट्स हमें ये बताना है कि किस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये तो बहुत सिंपल है, सेट इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब एक एक करके हम इन पॉइंट्स को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट 0,4 इन इक्वेशन 1, तो ये जो फंक्शन है z, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, x की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस 6, y की जगह क्या आ जाएगा 4, तो ये हो गया 24, ये क्या हो गया 24। तो फर्स्ट वैल्यू पर, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 24। नाउ पुट 0.6, 1.6 इन इक्वेशन 1, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0.6 प्लस 6 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा 1.6, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 24, दैट इज 2.4, और 16 6 96, दैट इज 9.6। अब 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10, 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा 12। तो बेसिकली इस पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है वो 12 आ रही है, इस पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 12। नाउ विल पुट दिस वैल्यू, दिस पॉइंट, पुट 3,0, पुट 3,0 इन इक्वेशन 1, पुट 3,0 इन इक्वेशन 1, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, तो x की जगह 3 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू, और y की जगह क्या आ जाएगा 0, तो ये भी 0 आ गया और ये भी 12 आ गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। अब आप तो मिनिमम पॉइंट डायरेक्टली तो बता नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी 12 है और ये भी 12 है, तो इसमें क्या होता है, एज वी नो दैट when there are two minimum or maximum points, when there are two minimum or maximum points, जब दो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं तब क्या होता है, देन each and every point joining, then each and every point on line segment joining these two points, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, देन ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट joining these two points value of function
क्वेश्चन में मैक्सिमम कहा जा रहा है और ये सिचुएशन आती है तो फंक्शन की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और क्वेश्चन में अगर मिनिमम पूछा जा रहा है तो फंक्शन लाइन सेगमेंट में हर पॉइंट पर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट द वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये आपका कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। कहने का मतलब ये है कि देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है 0.6, 1.6 और दूसरा पॉइंट क्या है 3,0। अब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, जो लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट में हर पॉइंट पर, इस लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। इस लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड पॉइंट ऑफ एलपीपी। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन पर जाऊं तो ये ऑप्शन आपका आता है ऑप्शन डी, ये ऑप्शन आता है आपका ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Is it clear? Now next question is question number 16. Question is if y equal to sin inverse x. As per question, value of y is equal to sin inverse x. Value of y is equal to sin inverse x. Then 1 minus x square y2 is equal to. Then 1 minus x square y2 is equal to 1 minus x square y2 is equal to. देखो y2 का मतलब हो गया, क्वेश्चन को देखिए एक चीज तो क्लियर हो गई कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमें इसको सॉल्व करना है। y2 का मतलब y डबल डैश, y2 का मतलब क्या हो गया, y2 का मतलब हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और आप कह सकते हो y डबल डैश, और आप कह सकते हो y डबल डैश। नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, देन व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका y1, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। नाउ अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा y1 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इक्वल टू 1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, देखो यहाँ तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल। सो दिस इज द फंक्शन u and this is the function v, this is the function v. So what we will have, first function is as such as, that is y1, derivative of second, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2x, प्लस v इज एज इट इज, सेकेंड फंक्शन इज एज इट इज, दैट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ y1, y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है y2 इंटू दिस, ये वैल्यू फाइंड करें, तो इसको 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और इस वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y2 विद इन ब्रैकेट √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस xy प्लस एक्स इंटू y1, प्लस एक्स इंटू y1 अपॉन में क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरी जो वैल्यू थी -xy1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो पूरी वैल्यू थी, ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू है आपकी -xy1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू एज इट इज जब राइट हैंड साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगा xy1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी विल हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा xy1 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा xy1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी xy1, वो क्या हो जाएगी xy1। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, right answer is option A. Is it clear? Now next question is question number 17. Question is if two vectors A and B such that magnitude of vector A
सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2। एज पर क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, इक्वल टू 2 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। नाउ कैन आई से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी डॉट ए वेक्टर माइनस 2 वेक्टर बी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगेन -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4a डॉट बी, अगेन ये क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, 4 2 2 जा क्या होगा 4, तो हो जाएगा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों लिखा, बिकॉज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर होता है। इसलिए यहाँ इसी वजह से, इसी रीजन से ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, राइट। अब वैल्यू पुट कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 कर देते हैं, +4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 3 है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, -4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 3 3 जा 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, 36 + 40, और 40 में से अगर आप 16 माइनस करते हो 10 - 6 क्या हो जाएगा 4, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 24। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए -2 वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल टू 24, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए -2 वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24, इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24। 24 का मतलब क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2√6, तो ये इसकी वैल्यू होगी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 2√6, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। This is the final answer of this question. Is it clear? Next question is question number 18. Question is, P is a point on the line segment joining the point A and B. Say, this is the point A, this is the line segment joining point A and B. As per question, coordinates of A are 0, 5, -2, and coordinates of B are 3, -1, 2. P is a point on the line segment joining the point this. तो एक पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं P. If the x coordinate of P is 6, तो इसका x coordinate तो 6 है. Then its y z coordinate आपको फाइंड करना है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 6yz, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, वी नो दैट सी ये अगर पॉइंट हो गया x1, इसको आप ले लो y1, ये हो गया z1, तो ये क्या हो जाएगा x2, y2 और z2। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन joining 2 point is x - x1 upon x2 - x1 equal to y - y1 upon y2 - y1 equal to z - z1 upon z2 - z1। तो देखो x - x1, x - x1 की जगह हो जाएगा 0, और इसको हम ले लेते हैं लेट इट बी इक्वल टू लैम्डा से,
ये जो भी वैल्यू है इसको हमने किसके इक्वल ले लिया, लैम्डा के। तो ये हो जाएगा x माइनस 0, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 3 माइनस 0 इक्वल टू y माइनस y1, y1 की जगह क्या हो जाएगा 5, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा -1 और -5 इक्वल टू z माइनस z1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अपॉन z2 माइनस z1, 2 + 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 इक्वल टू में क्या हो गया लैम्डा, इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा। ना ये हो जाएगा, अब इसको इक्वेट करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 लैम्डा और y माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 लैम्डा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 6 लैम्डा, ठीक है। और z प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, z प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 + 2 तो 4 लैम्डा, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 लैम्डा माइनस 2, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 लैम्डा माइनस 2। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखो, अब ये जो पॉइंट्स आए हैं एक्स वाई जेड, ये जो पॉइंट्स आए हैं एक्स वाई जेड, ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बी सी लाइन पर है और ये जो पॉइंट है ये बी सी लाइन पर है। कहने का मतलब ये है कि जो 3 लैम्डा आपका वो किसके इक्वल होना चाहिए 6 के, 3 लैम्डा किसके इक्वल होना चाहिए 6 के। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा विल बी इक्वल टू 2, लैम्डा विल बी इक्वल टू 2। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है इसको यहाँ पुट कर दो नाउ, तो z इक्वल टू क्या होगा 4 लैम्डा माइनस 2, तो लैम्डा की जगह 2 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 4 × 2 - 2, तो 8 - 2 क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब ये जो z पॉइंट है आपका, ये जो z कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू क्या होगी 6, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। ये जो क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आपका असर्शन इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन sec इनवर्स 2x। अगर हम असर्शन की बात करते हैं तो क्या कहा जा रहा है कि जो sec इनवर्स 2x एक फंक्शन है जिसका डोमेन, इसका डोमेन क्या होता है -∞ -1/2 क्लोज इंटरवल यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट sec इनवर्स x, अगर मैं sec इनवर्स x फंक्शन की बात करता हूं तो इसका डोमेन क्या होता है, अगर मैं sec इनवर्स x फंक्शन की बात करता हूं तो इसका डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूं तो रेंज क्या होती है 0 to π एक्सेप्ट π/2, रेंज क्या होती है 0 to π एक्सेप्ट π/2। पहले हम आते हैं डोमेन पर, बिकॉज असर्शन में बात हो रही है डोमेन की। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि से ये -∞ है, ये इन्फिनिटी है, ये हो गया -1 और ये 1, पर ओपन इंटरवल है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 और 1 के बीच में ये जो नंबर है ये सारे एक्सक्लूड होंगे। -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे क्या होंगे एक्सक्लूड होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर विद रिस्पेक्ट टू x हम बात करते हैं तो x जो है -1 के इक्वल और -1 से छोटा होगा, या x की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल, x की वैल्यू जो 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखो तो 1 के इक्वल 1 से बड़ा, और यहाँ देखो तो -1 और इसके पीछे -1 और -1 से पीछे -∞ तक। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है 2x की, ये x है, तो अब x की जगह अगर मैं 2x लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2x <= -1। तो यही वैल्यू x के रेफरेंस में क्या, 2x x के रेफरेंस में क्या हो जाएगी -1/2। और अगर मैं यहाँ 2x कर दूँ तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो डोमेन तो x के रिस्पेक्ट में ही होता है, तो आपको कहा जा रहा है डोमेन जो है -1/2 के इक्वल और -1/2 के से लेस, दैट इज दिस वैल्यू। ये तो ठीक है आपका। और क्या होगा डोमेन 1/2 के इक्वल और 1/2 से बड़ा, तो 1/2 के इक्वल क्लोज इंटरवल और 1/2 से ग्रेटर अप टू इन्फिनिटी। तो डोमेन तो हमारा क्या है, मींस असर्शन जो है हमारा वो ट्रू है, असर्शन हमारा क्या है ट्रू है। और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो आपको रेंज में कहा जा रहा है कि sec
सेक इनवर्स -2 की जो रेंज है वो -π/4 होती है, -π/4 होती है। अब आप देखो रेंज होती है 0 से लेके पाई, रेंज होती है 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। π/2 क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस पर ये नॉट डिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाता है। तो -π/4 तो 0 और पाई के बीच में है नहीं, तो इसका मतलब रेंज तो ये हो नहीं सकती, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब जो असर्शन है वो ट्रू है और रीजन जो है वो क्या है? फॉल है। असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है? फॉल। तो राइट आंसर जो होगा इसमें आपका, तो राइट आंसर जो होगा इसमें आपका वो क्या होगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन इज assertion is the acute angle between the line, वेक्टर फॉर्म में लाइन की वैल्यू गिवन है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस j कैप। acute angle between the line r वेक्टर एंड x एक्सिस आपको कहा जा रहा है इसके बीच में जो एक्यूट एंगल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? π/4। एक्यूट एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड x एक्सिस वो क्या बनेगा? वो होगा π/4। देखो अगर मैं इसको, वी नो दैट वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, तो यहां पर ये जो है ये आपका क्या हो गया? b वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया आपका? b वेक्टर। ठीक है। वेयर वेक्टर b इज व्हाट? वेक्टर b इज इक्वल टू से a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c2 k कैप। और जो x एक्सिस है, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले सकते हैं? 1, 0, 0, राइट। इसमें 1 क्या हो जाएगा आपका? a2 और 0 क्या हो जाएगा? b2 और 0 क्या हो जाएगा? c2। 0 क्या हो जाएगा? c2। नाउ रिक्वायर्ड एंगल इज cos थीटा इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा? cos थीटा विच इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो a1 क्या होगा? a1 हो गया 1, b1 क्या होगा? -1 जो j के साथ है, और c1 और c1 क्या होगा आपका? 0। c1 क्या होगा? 0। क्यों होगा 0? बिकॉज यहाँ पर वेक्टर k है ही नहीं। लैम्डा के साथ जो ये आपका वेक्टर b है जो कि एक पैरेलल वेक्टर होता है, जिसकी जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर वो क्या होगी? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ए डायरेक्शन रेशियोज। a1 b1 c1 क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो a1 क्या हो गया? i कैप का कोफिशिएंट, और b1 क्या हो गया? j कैप का कोफिशिएंट, और c1 होता है वेक्टर k कैप का कोफिशिएंट, k कैप, और k कैप यहाँ पर है ही नहीं, तो c1 क्या हो जाएगा? 0। अब ये वैल्यू पुट करो, a1 की जगह क्या आ जाएगा? 1, a2 की जगह भी क्या हो जाएगा? 1, b1 क्या हो जाएगा? -1, b2 की जगह 0, c1 क्या हो जाएगा? 0, और c2 भी क्या हो जाएगा? 0 अपॉन रूट a1 स्क्वायर। a1 क्या है आपका? 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। b1 क्या है? -1, तो -1 स्क्वायर, और c1 क्या है? 0, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर। इसी तरह से a2 में क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा आपका √1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, तो बेसिकली 1/√2। अब cos थीटा 1/√2 इक्वल, हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? cos 45 की। तो थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी π/4, थीटा की वैल्यू π/4, यही आपको कहा जा रहा है। तो जो असर्शन है वो तो ट्रू है, जो असर्शन है वो क्या है? ट्रू। अब रीजन पर आते हैं। रीजन में कहा जा रहा है द एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस के बीच में जो एंगल थीटा होता है वो कैसे निकाला जाता है? cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1। बिल्कुल सही है, और ये इसका रीजन भी है, ये इसका क्या है? रीजन भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
तो रीज़न भी ट्रू है और ये इसका असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।